तो अगर आप 11th एंड 12th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मेरे साथ गूगल मीट पे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। सो वेलकम बैक स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ योर विजय हर और बहुत बहुत आपका स्वागत है ये पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम सभी क्लास 12th के नए चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर आप YouTube चैनल पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है, और अदरवाइज़ आप YouTube चैनल के अलावा आप इन सभी चीज़ों में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के बारे में। क्लास 12th का चैप्टर है जिसे आप माइग्रेशन बोलते हो, अगर आप इसे हिंदी में देखेंगे तो आप इसे प्रवास बोलते हैं, ठीक है ना, प्रवास। अब हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे इस बुक के अंदर, और ज्योग्राफी है ये विषय, और ये वीडियो का पहला पार्ट है इंडिया वाली बुक का। जो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें से आपको माइग्रेशन 2nd चैप्टर दिखेगा, और अकॉर्डिंगली 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आ रहा है। इसमें काफ़ी कुछ नया जुड़ा हुआ है, तो हम पूरा डीपली एनालाइज करेंगे। वीडियो का पहला पार्ट है, आई होप आपको पसंद आएगा। और जितनी वीडियो के अंदर मैं बातें बता रहा हूँ वो कुछ किताबों से अलग हटके भी होंगी, जो आपको आने वाले इन फ्यूचर में यूपीएससी के लिए किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए वहाँ पे आपको मदद करेगी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, और इस वीडियो में आपको फिराक गोरखपुरी नाम के बंदे की एक शायरी है, एक क्या कहते हैं पोएट हैं बहुत बड़े ये हमारे भारत के। आप देख सकते हो 1997 के टाइम पीरियड में इन्होंने लिखी थी, और बहुत ही मतलब फेमस शायर थे हमारे भारत के। और आपके बुक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, सर ज़मीने हिंदुस्तान पर अवकवम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। कहने का मतलब ये है कि बुक के अंदर बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है आपकी किताबों के अंदर कि प्रवास का मतलब यही है कि भारत के अंदर कितने सालों से बाहर के देश के लोग भारत में आके बसते रहे। बसने के बाद भारत के अंदर हिंदुस्तान धीरे धीरे बनता चला गया। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि भारत में रहने वाले सारे भारतीय यहीं पे पैदा हुए थे, कुछ लोग बाहर से माइग्रेट होके भी भारत के अंदर आए हैं और एट प्रेजेंट टाइम पे वो रह रहे हैं भारत के अंदर। तो इस तरीके से हमारा हिंदुस्तान बनता चला गया। ये कुछ बातें बोली गई है फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा, और दैट इज़ वाई थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा अलग वे में बताने की कोशिश करी जाए प्रवास के बारे में, माइग्रेशन के बारे में। तो देखिए, शुरुआती समय में हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं हुआ करता था चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो आप फोकस करेंगे कि कोई बंदा ए प्लेस से दूसरे बी प्लेस पे गया है, तो हमारे भारत के अंदर जब तक अंग्रेज लोग नहीं थे हमारे पास कोई भी डेटा नहीं था इस बात को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए कि कौन कहाँ रहता था और कौन कहाँ नहीं रहता था, कौन कहाँ पैदा हुआ, कौन कहाँ मरा। ये सारी चीज़ें हमारे भारत के अंदर उस समय पे कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड के अंदर नहीं थी। लेकिन हमें ये तो समझ में आता है कि हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस, जैसे आप बोलते हैं ना जनगणना सबसे पहले भारत में 1872 में स्टार्ट करी गई थी, और फाइनली फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हुआ था 1881 में जाके हुआ था। और वो किन के द्वारा हुआ था वो आप देख सकते हो यहाँ पे, मायरो करके इनका नाम है। ये पहले व्यक्ति थे लॉर्ड मायरो, जिन्हों को हम भारत के अंदर वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते थे, और उन्होंने सबसे पहले इसको क्या कहते हैं फाइंड आउट करा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि भारत के अंदर जब इन्होंने 1881 के अंदर सबसे पहले जो सेंसस होता है जनगणना उसको कंप्लीट करके 1881 के अंदर इन्होंने प्रेजेंट करा, तो ये उस टाइम पीरियड पे वायसराय क्या कहते हैं कहाँ पे सबसे पहले अपॉइंट करे गए थे, बंगाल, मद्रास या कलकत्ता के अंदर। आपको ये बताना है, कमेंट करके फाइंड आउट करना है। आपकी बुक के अंदर नहीं है पर आपको विकिपीडिया पे या आपको गूगल पे फाइंड आउट करना होगा और हमें कमेंट करके बताना होगा। अच्छा, यहाँ से तो हमें समझ में आया है कि भारत के अंदर पहला सेंसस हमने इस टाइम पीरियड पे कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों के आने के बाद हमने कहीं ना कहीं जब अंग्रेज़ लोग चले गए भारत देश से, तो उसके बाद फिर हमें ये डेटा को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो आपको पता है फिर हमने फाइनली 1950 के अंदर जाके आज़ादी तो हमने 1947 में ले ली थी। 1950 में जाके हम लोगों ने अपने इलेक्शन कंप्लीट करे।
इलेक्शन कंप्लीट करने के बाद भारत के अंदर नए मैं कह सकता हूँ जो भारतीय राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी लंबे समय तक राज करा। अब इसी बीच हमें भी जनगणना जैसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके रखना ज़रूरी था, क्योंकि आपने वीडियो के पहले चैप्टर जो आपने फर्स्ट पढ़ा था उसमें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन पढ़ा आपने, जिसमें आपने जाना कि जनसंख्या को इकट्ठा करके रखना या उनके सारे एस्पेक्ट के बारे में जानना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी होता है और सरकार कोई नीतियाँ चलाने वाली है उनके लिए भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने सबसे पहले 1861 के अंदर 2 कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करा। हमने कहा कि हम इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई कोई बंदा, मतलब हमने ये 2 चीज़ इंट्रोड्यूस करी। हमने कहा कि पहले हम प्लेस ऑफ बर्थ चेक करेंगे जब हम जनगणना करेंगे, और दूसरा उस प्लेस ऑफ बर्थ पे वो कब से रह रहा है। लेकिन फिर दोबारा फिर 10 साल के बाद 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पीरियड में हमने 2 कंपोनेंट और ऐड करे। हमने कहा कि हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट देखेंगे कि मतलब लास्ट रेजिडेंट किसी बंदे का कब था, और दूसरा वो बंदा क्या कहते हैं उस प्लेस पे कब से रह रहा है। मतलब 1961 और 1971 इन दोनों के अंदर थोड़े थोड़े बदलाव हमें देखने को मिले, लेकिन फिर जाके हम लोगों ने 10 साल के बाद दोबारा से एक और बदलाव करा और हमने कहा कि अब हमें 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और दूसरा प्लेस ऑफ रेसिडेंट क्या है। मतलब कोई बंदा पैदा कहाँ हुआ है, एक तो ये जानना ज़रूरी होगा, और पैदा होने के बाद वो बंदा एट प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे रह रहा है। उससे हमें कैलकुलेशन या जनगणना करने में ही समझ में आ जाएगा कि कोई बंदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे कब गया था और उस स्थान पे वो कब से रह रहा है। अगर वो स्थान पे रह रहा है तो कब से रह रहा है, तो मतलब प्लेस ऑफ रेसिडेंट हो गया उसका, और जिस स्थान पे वो रह रहा है क्या वो बाय बर्थ रह रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हमने कैलकुलेट करना चालू करा। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा था, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको जाननी थी, ठीक है। अब यहाँ पे माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन सिंपल सा है, When people move one place to another place, ठीक है। माइग्रेशन को आपकी बुक के अंदर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो मैं जो बुक के अंदर सिमटा हुआ है पहले वो सिमटा लेते हैं, पहले वो बता लेते हैं, उसके बाद हम 2 चीज़ें बताएंगे। तो बेसिकली माइग्रेशन 2 टाइप का है जिस पर आपको फोकस करना है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है, दूसरा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे वो पहुँच रहा है। 2 चीज़ें ज़रूरी है। तो आपको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या बताया गया है कि माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। तो जहाँ से प्लेस ऑफ ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से प्लेस ऑफ ओरिजिन हो रहा है मतलब जहाँ से बंदा जा रहा है, माइग्रेट, मूव आउट ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड इमिग्रेंट। याद रखना, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है मतलब कोई बंदा इस प्लेस से निकल रहा है तो इस समय से उत्प्रवासी कहा जाएगा, उत्प्रवास कहा जाएगा। प्रवास के 2 टाइप होते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ ओरिजिन से जब वो बंदा जहाँ पहुँच रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ वो पहुँच रहा है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो मतलब कि अब यहाँ पे तो ये इमिग्रेंट था या इमिग्रेशन था, पर ये इधर आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया। तो इसे एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में डिफरेंट बोला गया है। प्लेस ऑफ ओरिजिन में इसको इमिग्रेंट बोला जाता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में इसको इमिग्रेशन बोला जाता है। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन 2 बेसिक चीज़ें हैं, आप इस पर फोकस ज़रूर करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आगे ये चीज़ें आएंगी तो बच्चों को समझ में नहीं आता है यार इमिग्रेशन क्या है और एमिग्रेशन क्या है। चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन बेसिक बातें टर्म्स जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि हमें पता है 1950 से पहले का इतिहास हमारे पास जब का है, जब 1881 के अंदर भारत में जो मायरो थे उनके द्वारा क्या कहते हैं सर्वे हुआ था। लेकिन क्या उससे पहले भी तो भारतीय लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए थे ना, उससे पहले भी भारतीय लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए होंगे। तो अगर भारतीय लोग उससे पहले एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए थे तो दिस इज कॉल्ड द इंडियन डायस्पोरा। तो यहाँ पे भारतीय प्रवासी का एक इतिहास है, उसके 3 फ्रेज बताए गए हैं, इन तीनों फ्रेज पे हमें फोकस करना पड़ेगा।
पहला फ्रेज जिस समय हम लोग गुलाम थे, दूसरा फ्रेज जिस समय गुलामी के बाद मजदूरों को दूसरे प्लेस पे ले गए, तीसरा फ्रेज जिस समय हम लोगों ने खुद अपने टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए हम खुद दूसरे प्लेस पे गए। तो ये हमारा पूरा इतिहास है जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें देखना है कॉलोनियल पीरियड के टाइम पीरियड पे। अब हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया, फ्रेंच एंड डच लोगों ने गुलाम बनाया और पोर्तुगीज़ ने गुलाम बनाया। सबसे पहले पोर्तुगीज़ लोगों ने बनाया, उसके बाद डच लोगों ने बनाया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बनाया एंड देन फ्रेंच ने बनाया। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट कौन थे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, तो लास्ट फ्रेंच थे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। यूपीएससी के अंदर रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब हमें पता जानना क्या है, हमें जानना ये है कि जब ब्रिटिशर्स, मैं कॉलोनियल पीरियड टाइम की बोल रहा हूँ, मतलब उपनिवेशिक काल के टाइम पीरियड में बोल रहा हूँ, जब दूसरी कंट्रियाँ हमारे भारत देश के अंदर राज करने के लिए आई थी। पोर्तुगीज़ आए थे जो गोवा एंड दमन दीव तक रहे थे, फ्रेंच एंड डच लोग आए थे, उत्तर प्रदेश बिहार तक भी पहुँचे थे, ब्रिटिशर आए थे, उत्तर प्रदेश बिहार से भी लोगों को लेके गए थे। अभी लोग कहाँ कहाँ लेके जाते थे वो सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। लेकिन मैंने आप सभी को बताया कि देखो ये सारी कंपनियाँ होती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी, उसके बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, सारी कंपनियाँ थी। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब किसी भी बंदे को उठा के लेके जाते हैं, आज की डेट में जैसे कि आपकी फैमिलीज में से भी लोग माइग्रेट करते होंगे, जॉब के लिए दूसरी प्लेसेस पे जाते होंगे, तो आज की डेट में आपके लोगों के पास वीज़ा और पासपोर्ट होता है। वीज़ा और पासपोर्ट में सफ़ा सफ़ा लिखा होता है कि फ़लाना बंदा इस तारीख को जाएगा, इतने तारीख के लिए जा रहा है, इतने तारीख के बाद वो वापस आ जाएगा, इस बीच वो वापस नहीं आएगा। सेम ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे जिस समय पे अंग्रेज या डच या ब्रिटिशर्स या फ्रेंच कॉलोनीज़ के लोग जब भी भारत के अंदर आए थे, वो मज़दूरों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके गए थे। और यहाँ पे आपको फोकस करना है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने इसे हिंदी में लिख दिया है, लेकिन आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उस पुराने टाइम पीरियड पे पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ होता नहीं था, लेकिन जितने भी ब्रिटिशर्स लोग थे वो गिरमिट एक्ट बना के जाते थे, ठीक है ना। गिरमिट एक्ट, इसे इंग्लिश में गिरमिट एक्ट बोलते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गिरमिट एक्ट कब बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसमें सिंपल सा था, ये एक ऐसी प्रथा थी कि 19वीं सेंचुरी के अंदर आप देखेंगे गिरमिट प्रथा के तहत भारतीय मजदूरों को बगीचे पर एक निर्धारित अवधि के लिए, मतलब काम काज के लिए 5 से 7 साल के लिए एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता था। जैसे आज की डेट में आप लोग सऊदी अरब, कुवैत या अमेरिका या कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए, फ्रेंच तो आप देखते हैं ना, उनके लिए एक एग्रीमेंट बन जाता है, उससे पहले आप भारत में नहीं आ सकते। सेम उस समय गिरमिटिया एक्ट बोला जाता था उस टाइम पीरियड पे, से लोकल भाषा में गिरमिट प्रथा भी बोलते हैं। जिसमें होता क्या था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और जहाँ जहाँ से जितने भी गरीब लोग, इंडियंस लोग उस समय अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को, पुर्तगालियों को मिलते थे, वो अपने प्लेस पे काम करने के लिए लेके जाते थे। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि हमारे भारत के लोगों ने दूसरे और स्टेट्स में, दूसरे और देशों में उस टाइम पीरियड पे भी प्रवास किया था। ये थोड़ा सा फोकस आपको इसलिए करना था क्योंकि उस समय पे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनवाते थे हम लोगों से, और उसे हम लोगों ने गिरमिट एक्ट के नाम से बोला है। ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, मुझे पता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर ज़रूर करिएगा। अच्छा, दूसरा था फिर सेकेंड वेव्स में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उस टाइम पीरियड के अंदर व्यापार करना चालू करा दूसरे प्लेसेस पे, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और साउथ अफ्रीका। उसके बाद तीसरी लहर में हम देखते हैं कि हम लोगों ने प्रोफेशनल लेवल पे अपने डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्ट, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को यूके, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन प्लेसेस पे भेजा। तो इससे हमारा पूरा इतिहास हमें समझ में आता है कि कितना बड़ा फ्रेज हमारा, पहले हम लोग गुलामी में थे, फिर अपने काम के लिए गए, उसके बाद 1960 के दशक के बाद फिर हमने अपने इंजीनियर, डॉक्टर्स दूसरे प्लेसेस पे भेजने चालू करे। अब यहाँ पे वो तो था इंटरनेशनल लेवल पे, वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे था। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत पे भी हमें फोकस करना होगा। भारत के अंदर भी इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करता है, जैसे शाहरुख खान जी यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन है वो 3 प्रकार का है। रूरल टू अर्बन, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है ना भाई, मैं एक बार लिख देता हूँ। उसके बाद अर्बन मतलब होता है शहरी। इंसान ऐसे ही माइग्रेट करता है, रूरल से अर्बन में, या रूरल से रूरल में, या अर्बन से रूरल में, या अर्बन टू अर्बन से। ये 4 भारत के अंदर स्ट्रीम देखी गई है इंडिया के अंदर।
और इन 4 तरीकों से ही इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करता है। अब सबकी कंडीशन अलग हो सकती है, क्योंकि वीडियो का पहला पार्ट है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि इंसान रूरल टू रूरल भी जाता है और वो किसी कारणवश जाता है। जैसे कि अगर मैं रूरल टू अर्बन बोलूं तो आप देखते हैं कि नॉर्मल पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा क्या करेगा, गांव में एजुकेशन तो ले लेगा पर काम करने की तलाश में वो अर्बन जाएगा। दूसरा रूरल टू रूरल आप देखें कि महिलाओं की शादी होती है गांव के अंदर, गांव में रह जाती हैं वो, तो गांव से गांव में चली जाती हैं। अर्बन टू रूरल के अंदर भी लोग जाते हैं, जैसे कि लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कि अर्बन के अंदर उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, या अर्बन के अंदर कोई बंदा सरकारी नौकरी वाला था, उसकी रिटायरमेंट हुई और वो बंदा कहाँ चला गया, रिटायरमेंट होने के बाद गाँव चला गया। तो ऐसे भी लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन टू अर्बन में। जैसे कि आप मान लीजिए सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन आप और अच्छी फैसिलिटी के लिए अर्बन के दूसरे और हाई फाई क्लास के इलाकों में जा रहे हैं। तो ये मैंने रीज़न बता दिया कि इंसान ऐसे भी माइग्रेट करता है। अब 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर पता लगाएं तो भाई आप देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ पीपल लास्ट रेजिडेंट से इतने लाख लोग गए थे, और यहाँ पे दूसरा लास्ट पिछले 10 सालों में प्लेस ऑफ रेसिडेंट से भी लोग इतने लाख लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए थे। इन आंकड़ों पे आपको फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन बस सरकार ने आपकी बुकों के अंदर छाप दिया है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है कि अगर हम 2011 के आंकड़ों पे भी फोकस करें, क्योंकि 2021 के आंकड़े अभी बुकों के अंदर प्रिंट ही नहीं हुए, तो आंकड़े एग्जामिनर, वैसे सीबीएसई बोर्ड कभी आपसे पूछता नहीं है, आपसे कारण पूछता है। अब इंसान जो है ना, वो ये 2 ग्राफों से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स लिखा हुआ है, इसमें भी मेल्स एंड फीमेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अंतर्राज्य का मतलब सिर्फ राज्य से राज्य में, और ये इंट्रा स्टेट इसे बोलते हैं अंतर्राज्य और अंतर्राज्य में अंतर है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप यहाँ रह रहे थे, आप यहाँ माइग्रेट कर गए, ये अंतर स्टेट है। अंतर स्टेट में आप उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, लेकिन आप कहाँ चले गए, आप दिल्ली चले गए। सो दिस इज़ द डिफरेंट, और ये ग्राफ आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कितने लोग कितने परसेंटेज में कहाँ पे गए थे। एग्जामिनर चाहे तो ये ग्राफ देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या देखा गया है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि शॉर्ट डिस्टेंस कवर किए गए हैं रूरल टू रूरल में महिलाओं ने, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स जो होती थी शादी करने के वजह से आप देखेंगे कि ज़्यादातर हम शॉर्ट डिस्टेंस में देखें तो रूरल टू रूरल में यही हुआ है ना। रूरल टू रूरल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो रूरल टू रूरल है ये, और रूरल टू रूरल है ये, तो दोनों में फीमेल परसेंटेज जो है ज़्यादा देखी गई है ना। और अगर हम मेल्स का देखें तो मेल्स में ज़्यादातर क्या हुआ है, रूरल से अर्बन में लोग गए हैं, रूरल से मतलब ग्रामीण से शहरों की तरफ गए हैं, क्योंकि काम धंधे की तलाश में तो उन्हें जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए पैसा नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर बने रहना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा दूसरे और चीज़ों पे भी। अच्छा, अब दूसरा है कि यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि हम लोग भारत के अंदर, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के टाइम पीरियड में भी इंसान गया है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमारे भारत के अंदर भी पास्ट के टाइम पीरियड की 2011 के आंकड़ों की बात करें तो आसपास के स्टेट से भी हमारी कंट्री के अंदर आबादी बढ़ी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आंकड़ा बता रहा है 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 50 लाख लोग 5 बिलियन पीपल भारत के अंदर आए हैं। आप देख सकते हो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसमें से ऐसा बताया जाता है कि 50 लाख लोगों में से 89.9 माइग्रेशन जो है वो हमारे खुद के पड़ोसी देशों से हुए हैं। तो इसीलिए आपको पता है कि भारत सरकार एनआरसी लाने वाली थी, एनआरसी लाने वाली थी, और बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था इसके ऊपर कि बांग्लादेशी लोगों को भारत से निकालो, क्योंकि 1971 के अंदर वो ज़बरदस्ती जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का युद्ध लड़ा था तो उस टाइम पीरियड पे वो लोग भारत के अंदर आ गए थे। और फिर और भी मुद्दा चल रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों का ही मुद्दा चल रहा है अभी भारत देश में, लेकिन क्योंकि भारत में अभी कोरोना चल रहा है तो ऐसे मुद्दों को अभी ज़्यादा पीक पे नहीं लाया जा रहा है। तो एनआरसी लाने का भी यही कारण था, क्योंकि जब बाहर के माइग्रेंट हमारे भारत देश के अंदर घुस जाएंगे तो हमारी जो रिसोर्सेज है वो उस पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक कारण था, दैट इज़ वाई यहाँ पे हम एनआरसी ला रहे थे। और यहाँ पे उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे आप लोग
तो आपको समझना पड़ेगा उसके अंदर। सो ये एक आंकड़ा था जिसमें हमने ये पता करा कि हाँ, लोग जो थे यहाँ पे इमिग्रेंट, यानी कि इमिग्रेंट से एमिग्रेंट भी हुए थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करना था। और इस पूरे चैप्टर के अंदर अभी वीडियो के पहले पार्ट में इतना ही है। वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे हम लोग कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, कैसे माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करने के फिर परिणाम क्या आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इन सभी चीज़ों पे फॉलो ज़रूर करिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के अब अगले पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो।